जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 28 और बार है शनिवार यानी वीकेंड। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को महात्मा ज्योतिराव फुले की 130वीं जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ज़मीन से जुड़े वो व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व आज भी एक शानदार किरदार के रूप में लोगों में ज़िंदा है और बिल्कुल हम बहुत श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें, कल बहुत सारे हमारे जो दर्शक थे उन्होंने कहा था कि साहब आपने कल समाचार नहीं बताए, क्या कुछ खबरें थी वो आपने नहीं बताई। लेकिन कल का जो लाइव हमारा था और जो कल का डिबेट था उसकी लोगों ने सराहना बहुत की साहब, बहुत तारीफ़ मिली, लोगों के बेहताशा कमेंट्स लोगों के आए और लोगों ने अपनी बात को बड़े पुख्ता तरीके से हमारे मंच के माध्यम से रखा। हमने कोई पार्शलिटी नहीं की। जहां बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में अनिल जी थे, तो मुस्लिम समाज से मोहम्मद अजीम थे, उनका अपना दर्द था, बीजेपी का अपना दर्द था और टिकटों के बंटवारे को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति थी उसको बताना बहुत ज़रूरी था। सियासी गणित क्या बैठती है ये ज़रूर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आने वाले दिन जो हैं वो गंगापुर सिटी की नई तकदीर लिखेंगे ज़रूर। किस तरीके से जाएगी, कहाँ जाएगी, ये ज़रूर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। चलिए आज दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें अब मैं आपको बता देता हूं। पहले चलते हैं राज्य स्तर पर, राज्य से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं राज्य के लेवल पर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में कोरोना का मामला तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ये सही बात है। रोज़ाना आंकड़े जो हैं वो 3000 से 3100 से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शुक्र ये रहा अगर आज की बात की जाए तो आज का जो मामला है वो 2765 नए केस पाए गए हैं पूरे राजस्थान में और सबसे ज़्यादा तादाद रही है 627 नए केसों की जयपुर में और उसके बाद नंबर आता है जोधपुर का जहां 449 नए केस पाए गए हैं। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अगर वातावरण में गर्मी रहेगी और नमी कम होगी तो ज़रूर थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर शीतलहर का प्रकोप बढ़ा या वातावरण में नमी ज़्यादा रही तो फिर केसेज ज़्यादा आएंगे। इसलिए बच्चों का और बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। राज्य में स्कूल फीस का जो मुद्दा है वो अब फिर से अभिभावक उठाने वाले हैं बड़े लेवल पर। 30 नवंबर से शहीद स्मारक जो है जयपुर में, वहाँ से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और फीस वृद्धि का यह मामला जो है वो वही मामला है। देखो, स्कूल वालों का अपना कहना है और अभिभावकों का अपना तर्क है। अभिभावकों का कहना है कि जब विद्यालय बंद हैं और उस दौरान की अगर फीस मांगी जाती है तो वो फीस अभिभावक नहीं देगा, लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों का अपना दर्द है कि अगर हमें फीस ही नहीं मिलेगी तो हम कर्मचारियों को तनख्वाह दें तो कहां से दें। और इस दोनों के बीच में मामला फंसा हुआ है राज्य सरकार के पास में। कोर्ट ने भी हालांकि उसमें कहा था कि 70% जो फीस है वो जमा करानी पड़ेगी, 30% जो है वो छोड़ी जा सकती है, लेकिन अभिभावक उसको देने के लिए सहमत नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल चालू ही नहीं है, पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर फीस किस बात की। शिक्षा मंत्री डोटासरा भी अपने एक बयान में ये कह चुके हैं कि जब स्कूल बंद है तो पैसा किस बात का मांगा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति अभी भी बनी हुई है असमंजस की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसने फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ा दी है। अब 22 दिसंबर तक बच्चे जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी था साहब, ये बहुत ज़रूरी था। इसकी मांग भी उठ रही थी क्योंकि इन दिनों जो मामला चल रहा है ना, बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनकी भी असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास अभी भी चला रहे हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू भी कर दिया है और वो क्लासें ले भी रहे हैं, मगर बहुत सीमित संख्या में, इक्के दुक्के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के स्टूडेंटों का सेशन लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। दिसंबर आने को है, नवंबर जाने को है, लेकिन स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है और कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन मैं पहले भी अंदेशा दजा चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि कम से कम इस साल तो स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और रेल मंत्री पीयूष गोयल कल आएंगे बांदीकुई। जी हाँ, रेल मंत्री कल बांदीकुई आएंगे और दौसा बांदीकुई में डिगवाड़ा बांदीकुई जो रेल लाइन है उसके विद्युतीकरण का वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि अब दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी और रेल मंत्री इसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, बालाजी के दर्शन करेंगे
और वहाँ से रवाना होकर के महावीर जी पहुँचेंगे। तो ये रेल मंत्री पीयूष गोयल का कल का पूरा कार्यक्रम रहेगा और कल केंद्रीय मंत्री रहेंगे दौसा और बांदीकुई के दौरे पर। राज्य में कोरोना की जांच जो की जा रही है उसको लेकर के RT-PCR अब टेस्ट की रेट कम कर दी है। राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो 1200 रुपये लिए जाते थे अब उस टेस्ट के 800 रुपये लिए जाएंगे और 800 रुपये में ये जांचें हो जाएंगी। अब तो ये कोरोना के मरीजों के लिए राहत की खबर भी है और आम आदमी के लिए भी है कि यदि उनको लगता है कि हमारे अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं और हम जांच करवाना चाहते हैं तो कम से कम उनकी जेब को अब ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं तो भरतपुर के कुमेर में एक हादसा हुआ है। ज़मीन धंसने से एक नवनिर्मित मकान में दरार आई और वो धराशायी होकर के गिर गया, लेकिन शुक्र ये रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल मकान के जो मालिक हैं और जो उनका परिवार है वो थोड़ी देर पहले ही किसी काम से सभी लोग बाहर निकले थे और उसके बाद वो मकान धराशायी हुआ था। तो शुक्र ये रहा कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। कुमेर के सीकरौरी गाँव में ये घटना घटित हुई है। भरतपुर से अगली खबर कामा में आज डीग रोड पर गांव इंदौली के पास एक टेम्पू पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भरतपुर से ये अगली खबर आई है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और जम करके लाठी भाटे चले साहब, और इस मामले में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। कप्तान व गुलाब पक्ष में ये खूनी संघर्ष हुआ है। ये आई है खबर पहाड़ी के गांव महमदपुर से। निकाय चुनावों को लेकर के बड़ी दिलचस्प खबर आई है भरतपुर से, और दिलचस्प खबर ये है कि वहां जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत कम प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांगा हो, मतलब दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। गंगापुर सिटी में जहां टिकट मांगने वालों की भरमार थी, वहीं करौली और भरतपुर और धौलपुर, इनमें बड़ी पार्टियों में किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, किसी ने टिकट ही नहीं मांगा। बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं। कुछ इसी तरह की खबरें बयाना से आई हैं कि साहब वहाँ से भी जो हैं लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेना है या कांग्रेस का टिकट लेना है। इनमें कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिले के जो बड़े नेता हैं वो भी निकाय चुनावों में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी समझ में कम आ रही है कि आखिर मामला है क्या राजनीतिक पार्टियों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है? लोग व्यक्तिवादी जो व्यवस्था है उस पर केंद्रित होते जा रहे हैं कि अब व्यक्ति देख करके और फिर वोट किया जाएगा। राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अपनी अपनी सोच है, और बाकी ये पब्लिक है और ये सब जानती है, समझती है, देख रही है कि अपने आसपास क्या कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको भी अब शायद अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब चलते हैं। देखिए, करौली से कोई बड़ी खबर नहीं थी और सवाई माधोपुर से भी आज कोई बड़ी अपडेट नहीं आई। गंगापुर सिटी से अब आपको आज के दिन भर की हलचल मैं बता देता हूँ। कोरोना के आज एक भी मामला गंगापुर सिटी में नहीं आया है। गंगापुर सिटी से कोई भी कोरोना का मामला नहीं आया है। बामनवास से ज़रूर 2 मामले आए हैं। बामनवास उपखंड से गांव बिछोच में एक 32 वर्षीय व्यक्ति मिला है, और इसी प्रकार बामनवास SBI बैंक का एक कर्मचारी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये 2 केस ज़रूर मिले हैं। बाकी और राहत वाली बात है गंगापुर सिटी उपखंड के लिए, वहाँ से कोई मामला नहीं आया। अब चलते हैं बौली की तरफ। बौली से आज लाइव चलाई हमारे संवाददाता प्रेमराज सैनी ने। शानदार लाइव चलाई। शानदार लाइव इसलिए थी कि उन्होंने साहब पहली लाइव तो चलाई खिरनी पुलिस चौकी में जाकर के, और वहाँ पुलिस वालों को बिना मास्क के लाइव दिखा दिया जी न्यूज़ पोर्टल पर। हड़कंप का माहौल मच गया। तुरंत इधर उधर थोड़े से पुलिस वाले घूमने लगे और मास्क लगाने का प्रयास करने लगे, तो उनको रंगे हाथों पकड़ा आज हमारी टीम ने बिना मास्क के। तो जब प्रशासन ही ऐसा करेगा तो फिर आम आदमी से कैसे कहोगे? यह सिर्फ आम आदमी ही चालान कटवाएगा। पुलिस प्रशासन है या कोई भी प्रशासन है, उनको भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा। अच्छा जी, पंडित जी को भट्टा खाने से पहले, ज्ञान देने से पहले खुद को भट्टा खाना छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और बौली से फिर एक लाइव और चलाई थी प्रेमराज जी ने कि जो कोरोना पॉजिटिव थे वो बड़ी मस्ती से दुकान खोल करके बैठे थे साहब।
प्रशासन ने देखा और प्रशासन ने जाकर के आनंद फानंद में बाज़ारों में ऐसे लोगों की दुकानें बंद करवाई, उनको पाबंद किया। इसको भी आपको लाइव दिखाया था आज बौली से प्रेमराज सैनी के द्वारा जी न्यूज़ पोर्टल पर। और दूसरी बात, रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बौली में अब लगातार की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए राज्य सरकार का भी यही कहना है कि जो जाँचें हैं उनका दायरा बढ़ाया जाए, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जाँच की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिम्टम्स पकड़ में आए और उनका इलाज हो सके। बामनवास, आज एक वीडियो हमने डाला था, एक खबर हमने डाली थी, मेरे पास लेट नाइट को वो खबर आई थी। मलारना डूंगर से बाटौदा के बीच में आपने देखा होगा इस वीडियो में, इतना बड़ा रेला था अवैध बजरी से भरी हुई ट्रॉलियों का। शानदार वीडियो था पदम जी, और आश्चर्य कर गया मैं जिस बंदे ने वो वीडियो मुझे भेजा। और इसको लेकर के आज बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने बातचीत की पुलिस प्रशासन से और उनको फटकार भी लगाई कि आपकी आंखों के आगे और नाक के नीचे भी अगर ये गंदा काला खेल खेला जा रहा है अभी भी, तो फिर पुलिस प्रशासन चुप क्यों है, या फिर पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ही ये गोरख धंधा चल रहा है। अच्छा जी, बजरी का अगर धंधा करवाना ही है तो बजरी सबकी आवश्यकता की जरूरी चीज़ है। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना है कि बिल्कुल इसको छोड़ ही दो ना, इसको चौथ वसूली छोड़ दो ना आप, तो कम से कम जो बजरी 10,000 की मिल रही है कम से कम वो 2,500 की तो मिलने लगे। नहीं, मुद्दा बिल्कुल, मुद्दा भी हमारा यही है। देखिए, बजरी बहुत अनिवार्य चीज़ है, इसका अभी तक कोई विकल्प है नहीं, चलानी आपको है ही। सरकारी काम रुक नहीं रहे, लोगों की बिल्डिंगों के काम रुक नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहे, और फिर उस पर चोरटी हो रही है। लगातार बजरियाँ आ भी रही हैं, काम सब हो भी रहे हैं, बस ये है कि बंदर बांट के चलते जो बजरियाँ आराम से सस्ते दामों में मिल रही थी आज 12-12, 13-13 हज़ार में मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्के का दूसरा पहलू आपको देखना पड़ेगा। जी, हमारी बजरी वालों से बात हुई, ट्रैक्टर वालों से हमने की कि ओरिजिनलिटी में आपकी बजरी कितने की पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये पुलिस की चौथ वसूली बंद हो जाए तो हम ये बजरी को 2,500 रुपये में आम उपभोक्ता को उपलब्ध करा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और पहले मिल भी रही थी उसी हिसाब से। और बजरी वालों ने बताया कि दबी आवाज़ में बताया कि उन्होंने कि प्रत्येक थाने का जहाँ से निकलती है ना, प्रत्येक थाने का 500-600 रुपये बंधा हुआ है। वो तो बंधे हुए हैं, बिल्कुल बंधे हुए हैं। और हमारे पास तो ये भी रिपोर्ट आई है कि बाटौदा थाने ट्रॉली से 500 रुपये और डंपर से 3,000 रुपये लेता है पर डंपर। ये फिक्स है उनकी रेट। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और दूसरी बात जब हमारे पास आई है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि हर थाने का बंधा हुआ है साहब मामला, और सख्त तो होना पड़ेगा। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस बजरी के खेल को बंद करें। अगर आपको बजरी चलनी चाहिए, सबकी आवश्यकता है, तो इसको खुली छूट दे दो ना आप। हाँ, नहीं, वही कह रहे हैं हम भी कि काम कोई रुक नहीं रहा, और अवैध जो तरीके से है मामला वो चल भी रहा है, तो ये बंदर बांट भी बंद हो जाएगी, और कहीं से कहीं जो पब्लिक को राहत तो मिले, बिल्कुल राहत भी मिलेगी। और जो बजरी माफिया पनपता जा रहा है ना सर, कम से कम उस पर भी लगाम लगेगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और छोटी उदयी बीकेएस मीणा हत्याकांड में पुलिस की दबिश जो है वो लगातार चल रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं और टीमें लगातार अपना प्रयास कर रही हैं। हम रोज़ इसको लेकर के और पूछताछ ज़रूर करते हैं कि आज क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, आज आपने कहाँ कहाँ दबिश दी। तो कुल मिलाकर के यह है कि बामनवास पुलिस उपाधीक्षक के अंदर ये जांच है, उनके अंडर में है। तो उन्होंने 7 से 8 टीमों का गठन किया है और उन लोगों को बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लगाया है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई अच्छी खबर ज़रूर आएगी। यानी कुल मिलाकर के ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और हम भी बहुत जल्दी ये कोशिश करेंगे कि अब छोटी उदयी आएँ, एक बार फिर हम पीड़ित परिवार से मिलें, देखें क्या कुछ प्रोग्रेस है और मौजूदा स्थिति उनकी क्या है, क्या हालात हैं, क्या उनको सुरक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम जल्दी उनसे संपर्क ज़रूर करेंगे। बामनवास का एक मैटर है साहब, और ये लगातार चलता आ रहा है सुंदरी गांव का। सुंदरी गांव में एक निर्दोष व्यक्ति को, जैसा कि लोगों का कहना है कि एक निर्दोष व्यक्ति को अवैध हथियारों के मामले में पकड़ा गया है, और ये बिल्कुल ही गलत कार्रवाई की गई थी बामनवास पुलिस के द्वारा। तो ये मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है, और विधायक इंदिरा मीणा भी जो है वो उनकी भी संज्ञान में है ये मामला, और वो इसको लेकर के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, और देखना है इसमें क्या कुछ तथ्य निकल करके आता है। और बहुत जल्दी विधायक इंदिरा मीणा से आपकी एक मुलाकात हम ज़रूर करवाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि सुंदरी वाला जो ये मामला है इसका भी पटाक्षेप हो, और अगर वाकई में पुलिस ने गलत किया है तो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। वार्ड नंबर 32 गंगापुर सिटी, यहाँ के लोगों ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, और किस बात को लेकर के, जो कल हमने आपको लाइव में बताया था कि आरक्षित सीट है वहाँ पर ओबीसी की, और जो वहाँ से लड़ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं,
और ये सिर्फ एक ही वार्ड का मामला नहीं है, कुछ और वार्डों के भी बारे में हमारे पास ऐसी सूचना आई है बिल्कुल कि साहब आरक्षित वर्ग के लिए जो वार्ड है उस पर ना उस कास्ट का लड़कर के बल्कि किसी दूसरी कास्ट का जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रहा है। तो देखिए प्रशासन को इन चीज़ों पर गौर तो करना चाहिए। अच्छा जी, ज्ञापन देने वालों को ये कहना था कि पठान लोग वो जनरल में आते हैं, ओबीसी में नहीं आते, और वो लोग जनरल टिकट से लड़ भी चुके हैं पहले। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के इस तरह के अगर कोई मैटर हैं तो देखिए इन पर गौर ज़रूर करना चाहिए कि आप किसी का हक मार रहे हैं, और शायद हो सकता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो डिजर्व करता हो उस वार्ड के लिए, लेकिन आपने उसको दबा दिया या उसको मौका नहीं दिया। अच्छा जी, पूर्व पार्षद कमरुद्दीन है मई के, उन्होंने आधा दर्जन लोगों के साथ में ज्ञापन दिया है एसडीएम कार्यालय में आज। बिल्कुल। और गंगापुर सिटी से अगली खबर है कि एक दो दिन से एक संदिग्ध लड़की का मूवमेंट गंगापुर सिटी में देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा जींस और टी शर्ट पहन करके पीठ पर एक बैग लटका करके वो लड़की पहले भी आई थी खुले बालों में और अलग स्टाइल से तरीके से बात करने वाली, और अपने आप को रहने वाली नेपाल की बताती है वो। हाँ, और हमारी भी उससे लगभग 15-20 दिन पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी जब वो रोडवेज बस से फवारे चौक पर उतरी थी और हम उस समय वहाँ लाइव कर रहे थे, तब से हमारी निगाह थी। फिर उसके बाद में उसको जयपुर भेज भी दिया गया था रोडवेज बस में बैठा करके, स्थानीय पुलिस वालों को सूचना भी दे दी थी। और उसके बाद में उस लड़की की एंट्री फिर से हुई है कल या परसों। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से भी कि प्लीज़ इस मामले में, बिल्कुल वो अकेली लड़की है और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, कहीं ना कहीं वो संदिग्ध है। तो पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई ज़रूर करे, देखे आखिर मामला है क्या, वो कहाँ की है, क्यों घूम रही हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग उसके बेवजह के शिकार बन जाएं। तो ये चीज़ें हैं। शादियों में डीजे वालों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। 25 तारीख को बड़ा साया था साहब, और अपने अपने हिसाब से देखो साउंड भी बजा था, लोगों ने निकासी और चढ़ाई भी की थी। कई जगह से हमारे पास भी आए थे कि साहब पालन नहीं हो रहा गाइडलाइन का। अब नहीं भी हो रहा, ये तो सही बात है, लेकिन अब करें क्या, किसी की खुशियों पर भी पाबंदी लगाएं तो कैसे लगाएं। यूपी सरकार ने तो पूरी छूट दे दी। देखिए यूपी सरकार ने बिल्कुल छूट दे दी। हाँ। तो क्या वहाँ कोरोना का वो नहीं है? नहीं बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब राजस्थान सरकार चिंता ये जता रही है कि साहब जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और उन्हीं में राजस्थान भी शामिल है। तो गहलोत सरकार का ये कहना है कि साहब मामला ना बढ़े, दूसरी लहर ना आए, इसको रोकने के लिए एक ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी गाइडलाइन का पालन तो नहीं हो रहा है साहब, और जब गाइडलाइन का पालन हो ही नहीं रहा है तो फिर काम कैसे चलेगा। अब डीजे वालों का ये कहना है कि साहब ठीक है, आपने बाहर जो मोबाइल डीजे हम चलाते हैं वो जो है आपने बंद कर दिया, चलिए उसमें हम सहमत हैं, लेकिन हम फ्लोर डीजे अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके, और देखिए मैंने खुद ने देखा है 25 तारीख की जो शादियां थी उनमें कई जगह मैंने भी ये देखा है, एक तो मास्क का लोगों ने वाकई में प्रयोग किया है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर नहीं रख पाए, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था बिल्कुल सभी मैरिज हॉल में की गई थी, और मास्क भी जो है वो कहीं ना कहीं परिजनों ने और जो शादी समारोह ऑर्गेनाइज करने वाले थे उन्होंने बिल्कुल दिए हैं अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको। तो अगर वो गाइडलाइन का पालन करते हुए हल्का फुल्का म्यूज़िक अगर चलता है तो इन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। समस्या ये है साहब कि मैरिज हॉल वाले जो हैं वो इनको एंट्री नहीं करने दे रहे, ना स्टेज के लिए ना साउंड के लिए। इन लोगों ने एडवांस में पैसा ले लिया, बुकिंग कर ली, फरवरी से ये लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे थे। तो दर्द तो समझना तो पड़ेगा सर, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा जब जिंदगी हर चीज़ में सामान्य हो रही है। अच्छा जी न्यूज़ पोर्टल का राजस्थान सरकार से निवेदन है, डीजे वालों को राज्य सरकार या तो राहत दे। हाँ बिल्कुल, इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब अगर बात करें वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, बिल्कुल उनका भी मामला, लेकिन उनका तो चल रहा है, वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है, लेकिन जैसे आतिशबाजी है वो बंद है, तो आतिशबाजी तो बिल्कुल बंद रहेगी, तो उसका तो हम भी समर्थन करते हैं कि बिल्कुल उससे तो पॉल्यूशन होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन डीजे साउंड है या इवेंट्स के जो प्रोग्राम है, स्टेज है, वो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इन लोगों को राहत मिल सकती है। बोर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, 22 दिसंबर डेट कर दी गई है, यानी 10th क्लास और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अब 22 दिसंबर तक अपने बोर्ड के फॉर्म भर सकते हैं। कई हिस्सों में रोड लाइट इन दिनों बंद हैं बिल्कुल, और ठेकेदार जी अब काम पर लौट चुके हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि सर प्लीज़ उदय मोड़ से लेकर के और सैनिक नगर कॉलेज रोड तक की जो रोड लाइट हैं वो बंद हैं। कई कॉलोनियों में रोड लाइट बंद हैं, दिन में जल जाती हैं, रात को बंद हो जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको दिखवाओ साहब, और ये जो गड़बड़ झाला है, क्योंकि वैसे ही इस समय तो शहर गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है,
समस्याओं के ढेर पर बैठा हुआ है। अब समस्याएं सल्व होंगी कि नहीं होंगी? अजय जी, समस्या के ऊपर हम आपको कहते हैं, जनता के पास में इस टाइम बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप 5 साल तक चिल्लाते रहते हो। आम जनता से हमारा निवेदन है कि गली की सफाई नहीं हो रही है, नाले सफाई नहीं हो रही है, रोड में गड्ढे। आपसे जनता से निवेदन है, आप पार्षद ऐसा चुने जो आपके बाढ़ के काम आ सकता है। ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये आम समस्या को, बाढ़ की समस्याओं का चुनाव है। हमारा आम जनता से निवेदन है, पार्षद ऐसा चुने जो आपके 5 साल काम आए, और बिना लोभ के आप पार्षद को चुने। अच्छा, ये सही बात है। देखिए, जैसा अभी मैंने आपको 2 खबरें बताई, भरतपुर से और धौलपुर से, कि वहाँ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने टिकटों पर इंटरेस्ट ही नहीं लिया, चाहते ही नहीं वो किसी का। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए, ये लोकल चुनाव हैं, इसमें जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। कौन व्यक्ति एक्टिव है, कौन काम करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है। पार्टी से, सिंबल से कुछ नहीं होता साहब। सीधी सी बात यह है कि अब जनता को जनता के ही नुमाइंदे चुनने पड़ेंगे। हम अब तक क्या करते आ रहे थे, चुनती जनता थी और जिनका चुनाव किया जाता था उनको पार्टी भेजती थी, थोपती थी। हाँ, पैरासूट कैंडिडेट है। गंगापुर सिटी में भी कुछ 1-2 वार्ड ऐसे हैं जिनमें पैरासूट कैंडिडेट उतारे गए हैं, तो उनको लेकर के भी विरोध है। और असली टिकट तो जनता देगी यस लोगों को। और असली टिकट जो है ना साहब, असली सिंबल जो है वो तो जनता के पास है। तो जनता एक राय होकर के, स्वार्थ की जो राजनीति है ना, इससे दूर हटना पड़ेगा आपको। आप ये निश्चित मानिए कि मतलब जब गवर्नमेंट, आप जाकर के नगर परिषद में बैठते हैं, वहाँ जाकर के काम करना, योजनाओं की जानकारी लेना, बजट लाना, इतना आसान काम भी नहीं है। क्यों पता जी? अच्छा जी, मैं सुनाऊँ, हालांकि सुनाना नहीं चाहिए। वार्ड नंबर 32 में, पिछले वार्ड नंबर पुराना 32 था, उसमें टिकट काट दिया गया। टिकट मंगाया पार्टी ने और टिकट दूसरे को दे दिया, जबकि सर्वे टीम में वार्ड नंबर 32 का प्रत्याशी वो उसका सर्वे में आ रहा था। बिल्कुल एंड टाइम पे उसके राजनीतिक दबाव के चलते टिकट काट दिया गया। लेकिन जनता ने, वो निर्दलीय चुनाव लड़े वार्ड 32 के। हाँ, बिल्कुल पुराना वार्ड 32 की बात बता रहा हूं दोस्तों, बंदरिया वाला जी, अग्रसेन कॉलोनी की बात नहीं, बिल्कुल। और अब जनता ने मोहर लगाई, असली टिकट पे निर्दलीय प्रत्याशी जीता। बस, तो सीधी सी बात है कि अब जो राजनीति है ना वो वही आ गई साहब, कि अब हम किसी राजनीतिक दल के मोहताज ने होकर के अगर व्यक्ति को प्रेफरेंस दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबको सजग रह करके करना है। और असली मोहर तो जनता लगाएगी, जो जनता का काम करवाएगा वही बिल्कुल। और पूरे देश भर से खबरें आई हैं, किसान आंदोलन भी अब गति पकड़ता जा रहा है और हिंदुस्तान का अन्नदाता अब दिल्ली की ओर कूच कर गया है। उसके अपने मुद्दे और अपनी समस्याएं हैं साहब, और समस्या को बड़े लेवल पर उठाने के लिए अब किसान सड़कों पर उतरा है। राजस्थान से भी बहुत सारे किसानों ने कूच किया है। लेकिन वहीं दूसरा पहलू देखा जाए तो ये जो ज़्यादातर मामले हैं ये सिर्फ वहाँ से आ रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ राजनीतिक दल किसानों का इस्तेमाल कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर वाकई में किसानों की कोई बात है तो उस पर गौर किया जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि देश का अन्नदाता है और जब वो अन्न देता है तो वो अन्न छीनना भी जानता है और वो बिना किसी स्वार्थ के सबका पेट भरता है साहब। उसका पेट अगर खाली रहे तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा जी, किसानों को शास्त्र हमेशा से नाइंसाफ़ी होती आई है। हमने देखा है, जब तक किसानों के पास में जिन्स रहेगी, उसका पैदावार रहेगी, और जब तक तो वो माल सस्ता रहेगा, और जैसे ही वो किसानों के हाथ से जिन्स मंडी में पहुंची और वो उसके मामले दोगुना तिगुना माल हो जाता है उनका। नहीं, बिल्कुल कई चीज़ें हैं किसानों की, चाहे वो डीजल को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो। आप देखिए कि जो मामले हैं अदालती मामले, उनमें लड़ाई झगड़ों के मामले, तो किसानों का एक दर्द नहीं है साहब। आप देखो खाद की कीमतें कहाँ पहुँच गई, आप उस चीज़ का अनुमान लगाइए। तो किसान का अपना दर्द है, कैसे तो वो पैदा कर रहा है, दिन रात पड़ा रहता है। आपको पता है इस समय सर्दी और बढ़ेगी, और उस भरी सर्दी में भी अखबारों में, मीडिया में अब आपको ये खबरें पढ़ने को मिलेंगी कि सर्दी से किसान ने दम तोड़ा, है ना। कितनी दुख भरी बात। लेकिन क्या करें, ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि किसानों के नाम पर चुनाव तो लड़े जाते हैं, मगर किसानों के लिए लड़ना कहीं ना कहीं सरकारों को मंजूर ही नहीं है। अच्छा जी, किसानों को जो फसल की पैदावार होती है ना, उसका वाजिब दाम मिल ही नहीं पाता। तो ये बात है। तो दिल्ली कूच है किसानों का। और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो लोगों ने बहुत बार हमको बताई और हमने भी महसूस किया है
नेटवर्क की प्रॉब्लम। आजकल आपने नोटिस किया होगा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद में जब नेट की व्यवस्था शुरू हुई, उसके बाद से एक तो नेट की प्रॉपर स्पीड नहीं है बिल्कुल, और दूसरी बात, एक बार में कॉल लगाने पर आपकी प्रॉपर बात हो ही नहीं सकती। या तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा या आप दोनों की एक दूसरे से कनेक्टिंग हो ही नहीं पाएगी और आपके सेकंड और मिनट माइनस हो जाते हैं। नेटवर्क कंपनियां जितनी भी हैं, क्योंकि हमारे सुनने में ये भी आया है कि आने वाले समय में डाटा प्लान महंगा किया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनता पता नहीं क्यों मांग नहीं उठाती, जनता क्यों इन मुद्दों पर यूनाइट नहीं होती। आपको पता है 9 दिन नेट बंद रहा था, क्या किसी ने आवाज़ उठाई? क्या किसी ने ये मुद्दे उठाए? मीडिया ने तो फिर भी उठाए, हमने उठाए, और ने चाहे उठाए ना उठाए, हमने तो ज़रूर उठाया था। मैंने अपना जियो का रिचार्ज नहीं करवाया, बल्कि उसको पोर्ट कर दिया। वहाँ से लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल भी आए, मैंने उनको साफ कह दिया कि सर, जितना मैंने आपसे रिचार्ज करवाया है आप मुझे उतने दिन का डाटा दे दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी सरकार ने इसे बंद किया है तो। और ये वाजिब है, 28 दिन, उनका महीना 28 दिन का होता है, ऐसा क्यों? तो कई अगर पूरे साल का आप आकलन करेंगे तो साल भर में 1 महीने माइनस है साहब, 11 महीने का ही मिलता है और पैसा लिया जाता है पूरे 12 महीने का। चलिए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम इन दिनों चल रही है, तो जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, कि सर सर्विस भी प्रोवाइड करवाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर हो तो बताइए बलम जी। एक मुद्दा है हमारे पास में, रेल मंत्रालय आम पैसेंजरों को लूट रहा है। जब पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल सकती है तो ये लोकल पैसेंजर गाड़ी क्यों नहीं चल रही? जो मथुरा के लिए 25 रुपये में पैसेंजर पहुंच जाता है, उसके 150 रुपये भुगतने पड़ रहे हैं उसके लिए। कहाँ तक ये जनता को लूटेंगे रेल मंत्रालय? नहीं बिल्कुल, लेकिन उसको लेकर के शायद अभी मेरे भी सुनने में आया कि जल्दी ही जो लोकल गाड़ियां हैं उनको अब स्टार्ट कर दिया जाएगा शायद, तो बहुत जल्दी ये भी वापस पटरी पर लौटेगी। कोरोना ने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया साहब, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, बहुत सारी व्यवस्थाएँ कर दी, लेकिन कुल मिला करके ये है कि कोरोना जो है ना, उसको भी मात देनी है और ज़िंदगी को वापस पटरी पर भी लाना है। तो चुनौतियां तो बड़ी हैं, मगर जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, और ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। और किसी ने कहा है, हाँ जी आप बताइए जी, 5 का पेज आखिरकार कभी ये खुलेगा या नहीं खुलेगा? ऊपर वाले ने तो किसानों की सुन ली, बरसात कर लेकिन ये नीचे वाले कब सुनेंगे ये किसानों की? नहीं, एक चीज़ और, हाँ, इसमें कुछ फुटेज हमारे पास में कल आई थी कि नहरों की सफाई होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल पदम जी, कल हमारे पास ये फोटो और खबरें वहाँ से आई थी कि नहरों की सफाई होना शुरू हो चुका है। अब उसके पीछे गड़बड़ झाला क्या है या क्या सच्चाई है, वो हम कल ज़रूर मालूम करेंगे वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनसे, कि वाकई में अगर नहरों की सफाई शुरू होने लग गई है। क्योंकि हलचल शायद ये हुई है कि बहुत जल्दी पाचना का पेच सुलझने वाला है, ये मेरे पास में खबर आई है। आम किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत फाइबर स्पीड नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, भारत फाइबर के बारे में भी शिकायतें आई है कि भारत फाइबर बिल्कुल नेट की स्पीड नहीं दे रहा है। तो साहब ऐसा मत करो, अलग अलग कंपनियों को ला रहे हो, खड़े करते जा रहे हो नेट के नाम पर, बेनिफिट के नाम पर, और फिर जब सर्विस होती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बस कुछ दिन आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद में सब टाँटाएँ फिस, तो ऐसा ना करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। कल शेयरिंग में बहुत कमी थी दोस्तों, बहुत कमी थी कल शेयरिंग में, और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कल का जो डिबेट था ना वो बहुत शानदार था। हर जगह से जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमको कमेंट करे और देखा, लेकिन शेयरिंग नहीं हुई। ताज्जुब की बात है कि बड़े मुद्दों को भी अगर हम शेयर नहीं करेंगे, अगर हम लोगों को जोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर यूनाइट होंगे कैसे? फिर जागरूकता आएगी कैसे लोगों में? हम अपनी खबरें, अपनी बातें प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे कैसे? ये जनता हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करेगी। अच्छा जी, यार एक कोचिंग क्लासें कभी चलेंगी ही नहीं चलेंगी या नहीं? मैंने अभी आपको बता दिया, इस साल तो नहीं चलेंगी। तो उनको राज्य सरकार राहत क्यों नहीं देती है? राहत दे रही है, अब वही जैसे पहले दी थी कि जैसे पहले क्लासों में प्रमोट कर दिया वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, या कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे, लेकिन बड़ा इशू जरूर है। और अब एक ज़रूरी बात और मैं आपको बता देता हूं, जो सीधी सीधी आपके हित से जुड़ी है। यदि आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, लेकिन सिर्फ वही जो बाढ़ के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं इन दिनों,
वो आएँ, वो अपनी बात अगर रखना चाहते हैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, उनके पास में कोई एजेंडा है, उनकी कोई सोच है, तो आकर के अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में बताएं, ताकि आपके बाड़ तक हम आपकी बात पहुंचा पाएं। यकीनन आपको बेनिफिट होगा इससे। और तो अजय जी न्यूज़ पोर्टल दिखाएगा पूरे 60 वार्डों का सर्वे, कौन विजेता रहेगा कौन नहीं रहेगा, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, बिल्कुल एग्जिट पोल हम दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और उसमें हमारी टीम लग चुकी है और हम सर्वे कर रहे हैं, और वो ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से बाजी कौन मार सकता है। वैसे एक अनुमान ज़रूर है कि इन दिनों और इस बार निर्दलियों का बोलबाला होने वाला है। पार्टियों से लोगों का मोहभंग हो रहा है इस बार के निकाय चुनावों में, तो ये दोनों के लिए सबक होगा। और कहीं ना कहीं निर्दलीय जो है ना, वो किंग मेकर की भूमिका ज़रूर निभाएंगे। वैसे भी देखा जाता है जी, जो बड़े नेता होते हैं ना पार्टी के टिकट देने वाले, उनकी कोई जात नहीं होती है, कब कौन सा किसी पार्टी में चले जाए कोई पता नहीं। जैसा कि आपने देखा एमपी के चुनाव, हाँ नहीं, वो कल आपने बता दिया था थे, वो तुरंत तो कुल मिलाकर के, और ये कल हमने भी कहा था कि जब नेता ही फ्लेक्सिबल हो गए तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अब जनता को भी दिखानी चाहिए, और कट्टरता को छोड़ो और व्यक्ति पर ध्यान दो। कुल मिलाकर के आपको अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है। जी न्यूज़ पोर्टल पर आइए, क्योंकि दोस्तों ये चुनाव पार्टी का नहीं है, ये हम बार बार में कह रहे हैं, ये पार्टी का नहीं है चुनाव, ये आम व्यक्ति का है, बाढ़ की समस्या का चुनाव है आपकी। बस आप उस नज़रिए से ना देखें कि साहब इसमें कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल कर लिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं है। आपको अपने मुद्दे हैं, अपनी सोच है, उसको ही जागृत करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो लाइव हम आपको दिखाते हैं, ये नेहरू गार्डन से दिखाते हैं, और यहाँ के जो बैकग्राउंड वगैरह है अच्छा आता है, और हमको भी यहाँ आकर के अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को भी यहाँ से पूरा मज़ा आता होगा। चलिए, जाते जाते कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, और लाइनें ये है कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आँख से निकल भी सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, और अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। कुल मिलाकर के जज्बात होने चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, नीयत अच्छी है तो फिर नीतियाँ भी अच्छी बनती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया, जय हिंद और जय भारत।